नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। भारतीय मुद्रा का एक लंबा समृद्धशाली इतिहास रहा है। सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चला करते थे। उससे परिवार और व्यापार दोनों चलते थे। बड़ी मात्रा में व्यापार भी होता था इन्हीं सिक्कों के माध्यम से। 1770 में नोट का प्रचलन हुआ, नोट आए और तब से आज तक नोटों का ही चलन रहा है। लेकिन इस भारतीय मुद्रा के जो सफर की बात करें तो इसमें एक नया अध्याय और जुड़ गया है डिजिटल करेंसी के रूप में। यानी कि तकनीक के माध्यम से अब लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा और डिजिटल करेंसी को आने वाले दिनों में इससे एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। और लोगों को यह भी मानना है कि इससे जो लेन देन है, जो निवेश है, जो व्यापार है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें काफी बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। यानी कि डिजिटल करेंसी से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में कुछ सवाल भी हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटल करेंसी जब बढ़ेगी तो नोटों का चलन कम हो जाएगा। इसके साथ साथ ये कैसे काम करेगी, कैसे लेन देन को बढ़ावा देगी, आज इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले डिजिटल करेंसी से जुड़े फायदों के बारे में एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये रुपया है, ये जो डिजिटल करेंसी है, कितना बदलाव ला पाएगी देश में। पेश है खास रिपोर्ट। मुद्रा का रूप बदल रहा है। जेब या पर्स से निकलकर मोबाइल में अपनी जगह बना रहा है। देश में रुपया का आगाज हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी रुपये का पायलट लॉन्च कर दिया है। अब केंद्रीय बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के साथ सीबीडीसी से जुड़े नए फीचर्स और फायदे लोगों के साथ शेयर करेगा। इस डिजिटल रुपया को देश में लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया गया। मंगलवार से शुरू हुआ डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट करीब 1 महीने तक चलेगा। रिजर्व बैंक ने इसके लिए 9 बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट के लिए शामिल किया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक। आरबीआई में शामिल इन बैंकों से जानकारी मिलेगी कहां हमें इसका लाभ मिल रहा है। अभी कैश जमा करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, बैंकों में जमा करना पड़ता है, करेंसी डैमेज भी होती है। पर डिजिटल करेंसी आ जाने से अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई यानी कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ये रुपया पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। लोगों को जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसमें पेमेंट करने की सुविधा होगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में भी कमी आएगी। रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। रुपये की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। कैश टू कैश ट्रांजेक्शन में इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि नेट बैंकिंग में पेमेंट चार्ज लगता है। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई या ई वॉलेट से काफी अलग है डिजिटल करेंसी। ई वॉलेट की लिमिट होती है, पर डिजिटल करेंसी से बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि जल्द ही आरबीआई एक डिजिटल रुपये लेकर आएगा, जिसमें मुद्रा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। तकनीक से करेंसी का ये बदलता स्वरूप है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी बैंकिंग सेवाओं को प्रयोग करें तो सतर्क और सावधान जरूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो आना से लेकर डिजिटल करेंसी तक का ये जो सफर है लगातार बढ़ता जा रहा है और तकनीक के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लगातार लेन देन आसान किया जा रहा है। लोगों का जीवन जो है वो आसान किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं जगदीश भट्ट जी हैं, आरबीआई के पूर्व एजीएम हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कितना बड़ा बदलाव देखते हैं लोगों के जीवन में? क्या आपको लगता है अभी इसका दायरा बहुत छोटा है, पर जब इसका विस्तार दिया जाएगा तो कितना बड़ा बदलाव लोगों के जीवन में आएगा? निश्चित तौर पर एक व्यापक बदलाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और पूरी सरकार कह लीजिए, पूरा गवर्नेंस, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, हम लोग डिजिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, जियो टैगिंग को आप उठा करके देखें या तमामों इसी तरह के कोई भी एंगल से उठाकर देखते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और ऐसा लगता था 8-10 वर्ष पहले कि हम लोग विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से पीछे हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है जिस प्रकार से बड़े अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने आज लीड लिया है कि डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च की है, तो उसे निश्चित तौर पर यह साबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसका प्रधानमंत्री जी बार बार आह्वान करते हैं कि हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़नी है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है? लागत कम,
और टारगेट की ओर तुरंत पहुंचना बिना समय को गंवाए हुए, समय की बचत। मिडिल मैन का ना होना, करप्शन को करीब करीब शून्य तक ले आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। धोखाधड़ी ना होना, तमामों प्रमाण आप देखते हैं कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तमामों स्कीमों को हम लोग देखते हैं। तो अगर आज रुपए की बात आ रही है तो रुपए को हम जेब में लेकर क्यों चले, क्यों हम रास्ते में किसी बिल्कुल, प्रकार चोरी का होने का डर है, चोरी फटने का डर है। चमारी जी। होने का डर है, लूटपाट का डर है, मुझसे बच सकते हैं। बिल्कुल। जगदीश जी, बैंकिंग सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं कि 1 महीने का भी ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, 9 बैंकों को शामिल किया गया है, उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। दायरा छोटा है, अभी आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब इसको और विस्तार दिया जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर में आप कितना प्रभावी मानते हैं इसे? भारतीय रिजर्व बैंक जो देश की मुद्रा व्यवस्था को देखता है, 2020 में रिजर्व बैंक की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने डिसाइड किया, अपनी रिपोर्ट दी, सितंबर 2022 में वो रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के अन्य 60 देश भी इस विषय में काम कर रहे हैं और ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है, CBDC इसका नाम है। ये इसी रूपी के माध्यम से आम आदमी के रोजमर्रा के भी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हो सकेंगे। ये UPI की तरीके से, UPI का तो सीमित दायरा है, ये उससे भी विस्तृत दायरा है। ये इसमें चेन सिस्टम से ये करेगा, ब्लॉकचेन सिस्टम से होगा और ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। और कहाँ पर किससे और क्यों ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी जानकारी सरकार के हाथ में रहेगी। और लीगल टेंडर है जैसे, और क्रिप्टो करेंसी जैसे कहा जाता है, वो करेंसी शब्द ही गलत है क्रिप्टो के लिए तो, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका सब चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा। अभी रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों को, जिसमें कि 3 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और 6 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, इनको कहा है और ये पायलट प्रोजेक्ट में के रूप में चल रहा है और शीघ्र ही इसको, अभी तो जो है होलसेल इसमें सिक्योरिटीज़ के लिए जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें काम होगा, फिर धीरे धीरे इसको प्राइमरी मार्केट पे भी ले आएंगे और इसको रिटेलर पे भी लेके आएंगे। तो आम आदमी के लिए ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट कम होगी और रियल टाइम ये सेटलमेंट है तो इसमें सेटलमेंट चार्जेस नहीं है, लागत कम होगी। और साथ ही साथ जो भारतीय रिजर्व बैंक को नोटों को छपाने में जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है और उसको करेंसी चेस्ट के माध्यम से पूरे देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए जो तमाम सारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी, वितरण की लागत में भी कमी आएगी। तो इससे आम आदमी के जीवन में भी सुधार होगा, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मनोज जी, जब मुद्रा अपना रूप बदलती है तो सबसे बड़ा प्रभाव उसका निवेश, व्यापार और अर्थव्यवस्था में पड़ता है। क्या आपको लगता है डिजिटल करेंसी जब आ गई है, लॉन्च हो गई है, तो अर्थव्यवस्था बेहतर होगी? निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि इसमें गति है, पारदर्शिता है और किसी प्रकार की इसमें हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं है। ब्लॉकचेन सिस्टम, जैसा अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत स्ट्रांग सिस्टम है और क्रिप्टो में बड़ी सफलता से यूज हुआ है, तो वहां पर किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हुआ। ठीक है, वो लीगल टेंडर नहीं है, तो उसका बेहतर मॉडल यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम नहीं होगा। हम कैश वाला रुपया या डिजिटल वाले रुपए में कोई अंतर नहीं होगा, उसका मूल्य बराबर होगा। और विशेष रूप से अगर देखते हैं तो एक बड़ी बात इसमें मुझे नजर आ रही है, जिस प्रकार से सरकार ने और रिजर्व बैंक ने बताया है कि इंटरनेशनल लेन देन में आसानी होगी, पारदर्शिता होगी, लागत कम आएगी, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा। एक बड़ा कदम मुझे नजर आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब रुपए को विश्व अर्थव्यवस्था में जो उठापटक चल रही है, अस्थिरता चल रही है, तो भारत की एक प्रबल दावेदारी बनती है कि वो अपने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी स्थापित करे। चीन का मामला वीक पड़ रहा है, अन्य करेंसी में भी आप देखें तो कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, ग्राह्यता में कमी आ रही है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था आज विश्व में है। तो ऐसे में यदि हम अपने रुपए को डिजिटल करेंसी में लाकर अन्य करेंसीज के माध्यम से अगर हम एक्सचेंज करते हैं और इतना क्विक करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत की सबसे पहली और बड़ी उपलब्धि होगी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्थापित करना होगा। बिल्कुल। जगदीश जी, लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल हैं। क्रिप्टो से ये कैसे अलग होगा डिजिटल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो काफी दिनों से मार्केट में है। ये क्रिप्टो करेंसी एक तो लीगल टेंडर नहीं है और उसमें फ्रॉड की तमाम सारी उसकी संभावनाएं हैं। ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। ये एक तरीके से बिल्कुल टोटल पेपरलेस एक तरीके से आपका ये ट्रांजैक्शन होगा
और जब हम कोई भी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं, तमाम सारे लोगों को विदेशों में भुगतान करना रहता है, या विदेश से भी लोग जो भेजते हैं अपने देश में अपने परिवारजनों को वो भेजते हैं, तो वो राशि भेजने में भी उनके लिए सुविधाजनक होगा, सही समय पर निश्चित समय पर पहुंच जाएगी और उसमें कहीं पर भी कोई हेरा फेरे की संभावना नहीं है। तो ये पेपरलेस है। अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट की भी स्थापना की गई। ये प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर 2022 को आज ये डिजिटल पेमेंट की कल शुरुआत हुई। इसके पहले डिजिटल बैंकिंग यूनिट की बात हुई और वो देश के 75 जिलों में वो किया जा रहा है। 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के भी 4 जिले जिसमें शामिल हैं, कानपुर देहात है, झांसी है, वाराणसी है, लखनऊ है। तो उसके माध्यम से भी जो फेसलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शंस आसानी से किए जा सकेंगे। तो इसका आम जनता के ऊपर दूरगामी परिणाम इसका प्रभाव मिलेगा उसको और उनके जीवन में सुधार आएगा। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो के सामने डिजिटल करेंसी को लाया गया है? क्योंकि डिजिटल क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो मार्केट में काफ़ी पहले से ही है और इसमें छोटे निवेशक काफ़ी हैं। 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये 2000 रुपये तक लोग निवेश करते हैं और आरबीआई शामिल हुई है तो डिजिटल करेंसी पे लोगों का भरोसा भी जगेगा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है। जैसे हमारा भारतीय जो है नोट निकलता है उसमें भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा एक प्रोमिसरी नोट रहता है, उसी तरीके से ये एक प्रोमिसरी नोट है। ये डिजिटल फॉर्म में है, पूरी तरीके से लीगल टेंडर है। तो इसलिए कोई भी प्रकार के लोगों के अंदर जो भ्रम हो कुछ तरीके का, क्रिप्टो का तो कहाँ पर पैसा कब किसी का चला जाए और कितने दिन चलेगा और कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसका कोई भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके संबंध में मैं ये नहीं कहता कि उसको करेंसी शब्द कहना ही गलत था, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। वो एक अलग चीज़ है कि वो डिजिटल फॉर्म में है, वो एक अच्छी चीज़ है। और जब भारत विश्वगुरु की बनने की दिशा में चल रहा है देश की अर्थव्यवस्था में, और विश्व की 6 अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत का स्थान होने जा रहा है, तो उस सूरत में भारत को भी इन तमाम सारे नवोन्वेषी की तरफ आगे कदम बढ़ाना होगा। आगे बढ़ाना कुछ आप होगा। कह रहे थे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में काम कर रहा था, लेन देन में काम कर रहा था, ठीक है, एक लिमिटेड लोगों के बीच में काम कर रहा था, लेकिन बड़े स्तर पर काम कर रहा था। उसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई अंकुश नहीं है, मॉनेटरी सिस्टम का नहीं है। तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी जो भी सरकार बनाती है या आरबीआई तय करती है, मान लीजिए भारत में आरबीआई तय कर रही है, भारत की डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत की मौद्रिक नीति कमजोर पड़ती है। यहाँ पर क्या है कि हम उसी कुशलता, रादर बेहतर कुशलता के साथ हम काम करेंगे। लोगों का विश्वास ठीक वैसे ही रहेगा जैसे प्रिंट करेंसी में है, उसी प्रकार की करेंसी होगी। बैंकिंग सिस्टम में ये शामिल रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कितना हमारा करेंसी सर्कुलेशन में है, तो वहां पर है, यहाँ पर कम डिजिटल करेंसी लॉन्च करके, चूंकि सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा, तो एक तरफ उधर भी और एक तरफ इधर भी मॉनिटरिंग बहुत क्विक। और आज की अर्थव्यवस्था में यदि हम देखते हैं जिस प्रकार से तेजी से बदलते हुए विश्व के घटनाक्रम हैं, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसे में हमें करेंसी की जरूरत पड़ती है। हम प्रिंटिंग की तरफ भागते हैं, प्रिंटिंग नहीं होता, कभी उस एरिया में शॉर्टेज, कभी उस एरिया में। अक्सर आप उन सारी समस्याओं का निदान होगा और इसमें हेरा फेरी की गुंजाइश भी न्यूनतम या शून्य होगी। जी, आपने मॉनिटरिंग का जिक्र किया, आपने हेरा फेरी का जिक्र किया। क्या ब्लैक मनी पर भी अंकुश लगेगा, कमी आएगी? ब्लैक मनी पर भी करारा प्रहार होगा जब डिजिटल करेंसी सामने आएगी? क्योंकि एक उदाहरण देखिए, अगर आने वाले दिनों में जब इसको और विस्तार दिया जाएगा और सरकार ने कहा कि 10,000 से ऊपर या कुछ जो भी निर्धारित अमाउंट होगा उसके ऊपर जो भी ट्रांसफर करना है, ट्रांजेक्शन करना है, वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से करना है, तो क्या आपको लगता है सरकार की पूरी निगरानी रहेगी? अगला जो वही मैं कह रहा था कि जो हमारा मॉनिटरी ट्रैकिंग होगा, ब्लॉकचेन के माध्यम से मॉनिटरी ट्रैकिंग, एक रुपए का ट्रैकिंग होगा। ठीक है। कैश में अक्सर देखिए भ्रष्टाचार कहाँ होता है, कैश में होता है, तो वो भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा। जितने भी इधर भ्रष्टाचार केस है उनके पास कैश फॉर्म में, प्रिंट करेंसी में ही मिले हैं, और क्योंकि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती जब तक कि फिजिकल फॉर्म में उन पर रेड ना हो। यहाँ पर कहीं पर भी बैठा हुआ जो भी इसका हेड ऑफिस होगा, कहीं वहीं से मॉनिटर हो जाएगा कहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे बेसिक्स हैं, आधार है, पैन नंबर है, उनका बैंक डिटेल है, तुरंत ट्रैकिंग हो जाएगा कि क्या ये वाकई में जेन्युइन एयर ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, कहीं फेक है, कहीं ब्लैक मनी वाले हैं। अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत वो ट्रैक में आ जाएंगे
और प्रायः आप देखेंगे कि जैसे बहुत सी चीजें जैसे डिजिटल फॉर्म में आई तो करप्शन बहुत सीमित हुआ बहुत है। सीमित रहा। तो इसमें निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा करप्शन पर, इन इफिशियंसी पर बहुत बड़ा प्रहार होगा। मान लीजिए भारत सरकार ने या रिजर्व बैंक ने या राज्य सरकार ने कोई धन किसी को आवंटित किया, हाँ। स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड एक एक अकाउंट में अभी पहुंच रहा है, लेकिन ये और बेहतर तरीके से पहुंचेगा और व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होना किसी भी अर्थव्यवस्था की कुशलता की सबसे बड़ी पैमाइश होती है। विदेशों से जो एनजीओ को फंडिंग होती है उसमें भी विदेशों से भी भारत में व्यापारियों के बीच भी वो 1 लाख पर 500 रुपए देने में भी उनको जोर आता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर उसको कॉस्ट कौन बियर करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर बियर करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कॉस्ट कटिंग का ये एक तरीका है, क्योंकि बैंक की भी कॉस्ट कम हो रही है। ऐसा नहीं कि केवल जो है तो व्यापारी होगा, बैंक का कॉस्ट कम हो रहा है, रिजर्व बैंक का कॉस्ट कम हो रहा है, भारत सरकार राज्य सरकारों का कॉस्ट कम हो रहा है, सभी का कॉस्ट कम हो रहा है। यानी कि एक कुशल और इफिशिएंट अर्थव्यवस्था की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें पारदर्शिता के साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जगदीश जी, जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, हमने हमारी भारतीय मुद्रा न से शुरुआत हुई, डिजिटल करेंसी तक का सफर तय किया। तकनीक दो धारी तलवार की तरह है, जहां ढेर सारे फायदे हैं वहीं कुछ छोटे मोटे नुकसान भी हैं। क्या आपको लगता है जो इसको और मजबूत करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत करने की जरूरत है, और तकनीक से होने वाले जो नुकसान है, अक्सर जो फ्रॉड का लोग शिकार हो जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं साइबर सेल को और मजबूत करने की जरूरत है? इसके लिए रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता के लिए और लोगों को जो साइबर फ्रॉड या इस तरीके के होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए अभियान एक चला रही है और ये सतत चलने वाला अभियान है। और ये जो लेन देन है इसमें सबसे पहली बात ये कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहाँ पर किस तरीके से किया जा रहा है और कौन कर रहा है ये सारी जानकारी मिलेगी। और अभी जो ये प्रारंभ में तो प्रतिभूति बाजार से सिक्योरिटीज मार्केट में है, लेकिन धीरे धीरे ये जब आम जनता के जीवन से आ जाएगा तो लोगों को लगने लगेगा कि हमको इतनी मुद्रा साथ में लेकर के चलने की क्या जरूरत है, रास्ते में या कहीं पे भी किस तरीके की बात करने की जगह पे। क्योंकि अभी डिजिटल कार्ड के पेमेंट से, जब से कार्ड रखने लगे तब से वैसे भी बहुत सारा पेमेंट कम हो गया, लोगों को कैश का ट्रांजेक्शन्स करने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के जो है जूते चप्पल बनाने वाले तक सब कारीगर के पास जो है आपको वो जो है पेटीएम कार्ड से लेकर के उस तरीके के पीओएस मशीनों के द्वारा वो कर रहा है। इसकी शुरुआत होने दीजिए और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और लोगों के अंदर जागरूकता आएगी तो अवेयरनेस आने के साथ साथ लोग जो है उन किस तरीके से बच सकते हैं वो बचेंगे भी। और ये पूरी तरीके से पारदर्शी है और आने वाले समय में विश्व मुद्रा के रूप में जब एक पूरी विश्व में एक जैसी मुद्रा चले तो डिजिटल फॉर्म में ही होगी। और भारत को एक उसका नेतृत्व करना है और उसके लिए भारत तैयार है। मनोज जी, इसी से जुड़ा आपसे सवाल है, जब हम साइबर की बात करते हैं, हम समस्याओं की बात करते हैं, आपको लगता है कि साइबर को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी तरीके से लेन देन हो सके? क्योंकि बड़ा अमाउंट अब ट्रांसफर होगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी की अगर हम बात मुझे लगता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से तैयार हो चुका है। हमारा मॉडल अगर देखें, जन जन तक जनधन अकाउंट के माध्यम से मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सब तक पहुंच चुकी है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 46 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश अकेले में 8.5 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं। तो हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है पहले के मुकाबले। हम लोग 5G अपनी टेक्नोलॉजी से लॉन्च कर चुके हैं। कमर्शियल रूप पर और तेजी आएगी, 2023 में तेजी आएगी। और तब तक हमारे ख्याल से जो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कल से जो प्रारंभ हुआ है 9 बैंकों के साथ, इसमें भारत के बैंक है, सरकारी क्षेत्र के बैंक है, प्राइवेट क्षेत्र के हैं और विदेशी बैंक भी इसमें शामिल हैं। पर्पज क्या है कि हमें सभी के साथ ट्रांजैक्शन करके तय करना है। जैसा अभी आपने कहा प्रतिभूत बाजार में, यानी कि शेयर मार्केट में हम इसको लॉन्च करके देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बल्क ऑर्डर के रूप में इसको हम देख रहे हैं। तो जाहिर सी मुझे बात ये लगती है कि इफिशियंसी बढ़ेगी। ठीक है। और कोई भी चीज होती है जब प्रारंभ होता है थोड़ा बहुत हासिल होता है, समस्याएं होती है, लेकिन ये कहना कि ये बेहतर नहीं होगा, सफल नहीं होगा, बहुत पहले लोगों ने कहा था जनधन अकाउंट सफल नहीं होगा। आज देखिए सबसे सफल मॉडल वही आज साबित हुआ। उसी ने पूरी अर्थव्यवस्था का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया और नई उम्मीदें जगाई हैं। बिल्कुल। जगदीश जी, जब हम तकनीक की बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव आएगा? इसके साथ साथ लोगों के जो मन में एक डर
रहता था कि बड़े लेन देन करने में, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आएगा, उसमें भी पारदर्शिता बढ़ेगी। हाँ, निश्चित रूप से बल्क में राशि ले करके चलने से बेहतर ये होगा कि वो ऑनलाइन उसको पेमेंट करने में उनको कोई भी हिचक नहीं होगी। और इसमें बैंक खाते की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। आपके पास जो डिजिटल करेंसी है वो किसी भी उसमें आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस निश्चित रूप से बैंकों के अंदर भी और उनकी अपनी व्यवस्था में भी उनको परिवर्तन लाना पड़ेगा। और आने वाले समय में आम आदमी के मन में इसको लेकर के भ्रांत धारणा है या कुछ और है जो साइबर के उससे या डिजिटल पेमेंट करने से लोग हिचक करते हैं। जब मौद्रीकरण हुआ उसके बाद फिर ये लगा कि लोगों को कि शायद डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन हमारा जो नोट्स इन सर्कुलेशन है वो उस तुलना में जो है नहीं कम हो पाया जितना कि हम चाह रहे थे। तो इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए, क्योंकि इसमें आपको किसी भी एंड टू एंड ये आपके पेपरलेस है, इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से लोगों के जीवन में सुधार आएगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा बहुत संक्षिप्त में कि जब हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हो तो इसके फायदों की बात करें तो उसमें एक है कि ये बिना इंटरनेट के भी ट्रांसफर किया जा सकता है पैसा। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? जैसे मनोज जी ने अभी 5G का जिक्र किया, लेकिन अभी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है, वहां इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस था *99# के जरिए, जब जो स्मार्टफोन भी जिसके पास नहीं है वो भी पेमेंट कर सकता है आज की तारीख में। तो जैसे जैसे और थोड़ा सा इसका प्रभाव होगा और आगे व्यापक होगा तो लोगों को इसको जागरूकता की जरूरत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जन जन तक इस चीज़ों को, इनकी अच्छाइयों को बताया जा सके। और मैं दूरदर्शन को विशेष रूप से लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे जनव्यापक क्षेत्र में आप वो पहुंचा रहे हैं। लोगों तक पहुंचाने के लिए और भी अधिक प्रयास किया जाएगा, सरकार की तरफ से भी हो रहा है। रिजर्व बैंक तो अपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में करता ही है और ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें जो भी कमियां आएंगी उनको देखा जाएगा और उन पर और सुधार किया जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों की अभी सवाल ये भी है और शंकाएं भी हैं कि डिजिटल करेंसी आने से नोटों का चलन यानी कि नोटों का प्रयोग कम हो जाएगा, या इसे भी इस तरीके से समझा जाए कि हार्ड करेंसी पर जो निर्भरता थी वो कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपने दूसरा जो वाक्य कहा वो ज्यादा प्रासंगिक है, निर्भरता कि जैसे आप देखें कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट की बात आती है कैश की जगह, तो अर्थव्यवस्था जब तेजी से आगे बढ़ती तो हमें करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। करेंसी किसी फॉर्म में हो, वो चाहे कैश हो चाहे डिजिटल हो, करेंसी होनी चाहिए जी। लेकिन फिर भी यदि हम देखते हैं कि जिस रेशियो में अर्थव्यवस्था बढ़ी है उस रेशियो में कैश का डिमांड नहीं बढ़ा है, मुद्रा का डिमांड नहीं बढ़ा है। एक भ्रांति मैं आपको बताऊं कि 2000 रुपए को लेकर के है, 2000 रुपए का नोट पिछले 3 साल से प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, नया प्रिंट नहीं हो रहा है, उस जो है वो भी धीरे धीरे सिस्टम से विड्रॉ हो रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है ये कहीं ना कहीं शो करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नई टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट करती है। आज आप बच्चों के देखिए, चाय भी पीते हैं तो वो कैश नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, कई बच्चों से पूछिए तो उनके पास 100 रुपए जेब में नहीं होंगे, वो अपना लेकर के चलते, कार्ड लेकर के चलते, उसी से अपना जो है या मोबाइल से उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो नई अर्थव्यवस्था आई है, ऑलरेडी हमारे पास वातावरण अनुकूल तैयार है और हर कोई चाहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। अभी मान लीजिए बैंकों ने नेफ्ट का चार्जेज ये सब कम किया है या कहीं खत्म किया है, इसमें तो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरी ट्रैकिंग है किसने किसको लेन देन किया, कब किया। अभी साइबर क्राइम जो हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे लगता है जो इस प्रकार से एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, दूसरा इसे ब्लॉकचेन है, मुझे लगता है इसमें सिक्योरिटी मॉडल बहुत जो साइबर की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं और मजबूती लाने की जरूरत, बहुत मजबूती होने की जरूरत है और सरकार को भी। जगदीश जी, लास्ट कमेंट जी, क्या आपको लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हम जब फ्रॉड की बात करते हैं तो साइबर जो सिक्योरिटी की जब बात होती है इसको और प्रभावी बनाने की जरूरत है? निश्चित रूप से बैंक उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं और समय समय पर लोगों को उसके लिए अभियान भी चलाया जाता है। प्रतिवर्ष वित्तीय साक्षरता समारोह के रूप में रिजर्व बैंक के द्वारा इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी और जन चेतना जागृत होगी तो वो अपने आप को संभाल के रखेंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा कि लोग डिजिटल पेमेंट की ओर उन्मुख होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पेमेंट करेंगे और वो
आने वाले समय में जैसे ही लोगों के अंदर इस तरीके के अपने आप की जागरूकता बढ़ेगी, वो फ्रॉड से भी बचेंगे, कुल कैश मिलाकर का सावधान रहने की ट्रांजैक्शन जरूरत है, आने सतर्क वाले के रहने की लिए जरूरत है। सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, बी अलर्ट एंड विजिलेंट इन बिल्कुल। एवरी फील्ड। और हम जब इस तरीके से बात करते हैं और सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि सरकार प्रयास पारदर्शिता कर रही बढ़े। है। डिजिटलाइजेशन का मकसद ही यही है बिल्कुल। कि लोगों तक उनका हक और अधिकार पहुंचे, पारदर्शी तरीके से पहुंचे। जब डिजिटल हम करेंसी की बात करते हैं तो transparency धातु हाँ बढ़ती है। हम धातु के चलने वाले सिक्के से लेकर के कौड़ी और उन बिल्कुल, सब के आना उस से पे लेकर चलते digital आए, currency तक और हमारे। इतने समय से आकर जब जी, डिजिटल बहुत-बहुत फॉर्म में आ शुक्रिया। गए जी, हैं, तो आगे आने वाले समय में हम एक और भी व्यापक करेंगे, बदलाव व्यापक देखने बदलाव को मिलेगा। आएगा सरकार का मकसद और ही लोग यही उसके है लिए तैयार कि होंगे। व्यापार और परिवार बराबर चल सके, इसीलिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। अभी इसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको जरूर विस्तार दिया जाएगा। आप दोनों मेहमानों हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में आज हमने इस बात पर बहस की, इस बात पर चर्चा की कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे बढ़ेगी, और आने वाले दिनों में जो डिजिटल करेंसी है कितना बड़ा बदलाव ला पाएगी, चाहे वो निवेश की बात करें, व्यापार की बात करें, या फिर हम अर्थव्यवस्था की बात करें। नमस्कार।